टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदल रही है और दुनिया को जिस तेजी से प्रभावित कर रही है वो हैरान करने वाली है। ऐसी कई चीजें जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे वो अब टेक्नोलॉजी की वजह से अब असलियत हो गई हैं और सामने आ गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI ऐसी ही एक तकनीक है जो इन दिनों हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। छोटी छोटी चीजें, आप फोन उठाते हैं, एक कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें बाल अलग किस्म के रंग का कर लेते हैं, शक्ल किसी और की अपने मुंह पर लगा लेते हैं। कुछ लोग जो हैं बच्चों को दिखाने के लिए गधा, घोड़ा, बिल्ली सबकी शक्ल लगा लेते हैं। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही मुमकिन हो पाया और ऑगमेंटेड रियलिटी की वजह से। तो ये हर जीवन के पहलू को प्रभावित कर रही है, आपको भी कर रही है। इससे कई मायनों में हमारी जिंदगी कुछ हद तक आसान भी हुई है, लेकिन कुछ मुसीबतें भी बढ़ी। इसी AI के जरिए एक डीप फेक टेक्नोलॉजी विकसित हुई है जो किसी के भी चेहरे और शरीर को बदलकर दिखा सकती है। इसे लेकर ताजा विवाद शुरू हुआ है अभिनेत्री रश्मिका मंदाना से जुड़े हुए एक डीप फेक वीडियो पर। इस डीप फेक वीडियो में अभिनेत्री रश्मिका को एक लिफ्ट में जाते हुए दिखाया गया, लेकिन खास बात यह है कि इस वीडियो में चेहरा अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का नहीं है, वो किसी और का है। बस ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीप फेक इस्तेमाल करके, जैसे कि आप इन दोनों तस्वीरों में देख रहे हैं, वो ऐसा दिखा दिया गया है कि वो एक्टर है, जबकि वो थी कोई और। इसे बनाने वाले का मकसद कुछ और ही था। वो इसे अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के वीडियो की तरह फैलाना चाहता था। उसने कर भी दिया। जैसे ही ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पता चला कि वीडियो दरअसल ब्रिटिश इंडियन इन्फ्लुएंसर ज़ारा पटेल के वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके बनाया गया। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ज़ारा पटेल का वीडियो 9 अक्टूबर का था, जिसे डीप फेक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बदल दिया गया। इसमें ज़ारा पटेल के चेहरे को बदलकर उसकी जगह रश्मिका मंदाना का चेहरा बनाया गया। हमारी स्क्रीन में एक और ज़ारा पटेल का वो असली वीडियो है। जब तक अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने इस वीडियो पर एतराज नहीं जताया, तब तक किसी को इसके डीप फेक होने का एहसास भी नहीं हुआ, और होगा भी कैसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरीके की है, एकदम असली लगने लगती हैं चीजें। ये है डीप फेक की ताकत, जो अब न जाने कितने ही लोगों के लिए एक नई मुसीबत के तौर पर सामने आ रही है। रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करके डीप फेक पर हैरानी और डर जताया। उन्होंने क्या लिखा है, जरा आपको वो बताएं। वो कहती हैं कि मैं इसे शेयर करते हुए बहुत दुखी हूं और मुझे ऑनलाइन फैलाए जा रहे अपने डीप फेक वीडियो पर बात करनी है। ऐसा न सिर्फ मेरे लिए बहुत डरावना है, बल्कि जिस तरह टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है उसके कारण हम सभी पर इसका खतरा मंडरा रहा है। आज एक महिला और अभिनेत्री होने के नाते मैं अपने परिवार, दोस्तों और चाहने वालों की शुक्रगुजार हूं जो मेरे बचाव में रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा मेरे साथ तब होता है जब मैं स्कूल या कॉलेज में थी, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं कैसे इसका मुकाबला करती। हमें एक समुदाय के तौर पर इससे गंभीरता से निपटना होगा, इससे पहले कि पहचान की इस चोरी से हम में से और लोग भी प्रभावित ना हो। इस डीप फेक वीडियो पर तुरंत ही काफी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं और अभिनेता अमिताभ बच्चन समेत कई हस्तियों ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की। लेकिन पहचान की ये चोरी, या कहें डीप फेक और मॉर्फ्ड इमेज, क्योंकि वो फोटो आपकी है ही नहीं, वीडियो आपका है ही नहीं, लेकिन तकनीक इस तरीके की है कि कोई भी एक सेकंड के लिए मान जाएगा कि हाँ भाई ये तो आप ही हैं। तो ये जो वीडियो मॉर्फिंग हुई है, इमेज मॉर्फिंग हुई है, इसके जरिए पहचान पर यह हमला क्या रोज ही नहीं हो रहा है? आज ही अभिनेत्री कटरीना कैफ से जुड़ी ऐसी ही एक फर्जी तस्वीर सामने आई है। अब ये जो ईमेल है, मूल इमेज है, उसमें कटरीना कैफ एक तौलिया पहने फिल्म टाइगर 3 के लिए एक एक्शन सीक्वेंस कर रही हैं। लेकिन जो मॉर्फ्ड इमेज है, यानी कि डीप फेक है, जिस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसमें अभिनेत्री की उसी पोज में दिखाया गया है, लेकिन अलग ही कपड़े में जो तस्वीर
को अश्लील बनाता है। हालांकि ये मॉर्फ्ड इमेज सामने आने के कुछ ही घंटे बाद इसे सोशल मीडिया से हटा दिया गया। कुछ ही दिन पहले अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार ऐसी ही कई डीप फेक तस्वीरों पर हंगामा हुआ था। तब न्यू जर्सी के वेस्टफील्ड हाई स्कूल में स्कूली छात्राओं की कई नग्न तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गई। अब आप सोच रहे हैं कि ये कहां तक प्रभावित करता है। ये मत सोचिए कि ये सेलिब्रिटीज के साथ ही होता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। इन फर्जी तस्वीरों से स्कूली छात्राएं दहशत में आ गईं। और इतनी ही हैरान करने वाली बात ये रही कि इन तस्वीरों को तैयार करने वाले उनके ही सहपाठी छात्र थे, जिन्होंने चैट्स पर ये फर्जी तस्वीरें शेयर की। ये मॉर्फ्ड तस्वीरें यानी कि फर्जी तस्वीरें उन्होंने बहुत ही साधारण डिवाइस पर तैयार की, यानी कि कोई बहुत महंगा कंप्यूटर 1-2 लाख का नहीं खरीदा, बहुत साधारण फोन या उन तमाम चीजों से ही हो गया। डीप फेक टेक्नोलॉजी का पिछले कुछ सालों में काफी दुरुपयोग हुआ है। स्कैमर्स और साइबर अपराधी इसका धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग पोर्नोग्राफी यानी कि अश्लील वीडियो या तस्वीरों के तौर पर हो रहा है। यही नहीं, जानी मानी हस्तियों की पहचान के साथ भी इस टेक्नोलॉजी के जरिए यह खिलवाड़ हो रहा है। जैसे कि आपने देखा मंदाना जी के केस में, उन्हें बदनाम करने या उनसे जुड़ी गलत सूचनाओं को फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि थोड़ी वाहवाही हो जाए। इस डीप फेक टेक्नोलॉजी में पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट पर ऑनलाइन ऐसे कई टूल्स और ट्यूटोरियल्स हैं जो मुफ्त हैं और डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखाते हैं कि ऐसे फर्जी वीडियो बनाएं। यह बड़ी ही चिंता की बात है। यही वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नियम सख्त करने की मांग अब दुनिया भर में तेजी से उठ रही है। ये तो एक बहुत बड़ा सुनामी के रूप में आ रहा है और शुरू हो गया है। हम जब एआई की बात करते रहे इतने कुछ वर्षों से और इतने महीनों से, तो ज्यादातर लोग इसको एक बुद्धिजीवी लोग बात करते रहे हैं कि इसका असर हमारी नौकरियों और इन चीजों पे क्या पड़ेगा। लेकिन ये डीप फेक और इस तरह के कंटेंट क्रिएशन का जो एक दौर हम अब देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो पहली बात तो यह है कि इसका समाधान अभी नहीं है, टेक्नोलॉजी के पास भी नहीं है। क्योंकि कुछ महीने पहले वाटर मार्कर वगैरह लगाए गए कंटेंट में, क्योंकि उस समय जो आर्टिस्ट वगैरह थे उन्होंने काफी शोर मचाया था कि इस वजह से उनकी जो क्रिएटिविटी है उसका मूल्यांकन खराब हो रहा है। लेकिन फिर वो चल नहीं पाया, क्योंकि उसको लेके फिर और भी कई ऐसे टूल आ गए जो कि उस मार्कर को मिटा देते थे। तो ये चूहे बिल्ली का जो खेल है, ये अभी कुछ दिन चलेगा, कुछ महीने चलेगा। क्योंकि किसी भी नई टेक्नोलॉजी में ये एक ही बहुत ही सहज रूप से ये चलता है कि ये चूही बिल्ली का खेल चलेगा जब तक कि आप ठीक से इसको कंट्रोल ना कर पाए। तो इसका अभी इमीडिएट कोई समाधान नहीं है अगर आप ईमानदारी से पूछेंगे। लेकिन इसमें कई सारे तरीके हैं, कई पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, चाहे आप प्लेटफॉर्म हैं, चाहे मीडिया कंपनी है, चाहे क्रिएटर्स हैं, वो तमाम चीजें की जा सकती हैं अभी वो अपने तरफ से। लेकिन ये कुछ ऐसा इसका समाधान नहीं है कि आपने लगा लिया और चीजें खत्म हो जाए। आपने बात की कि जो कंटेंट जनरेट हो रहा है, जो आर्टिस्ट लोग जिस वजह से परेशान हैं, वो एक है मसला। दूसरा है कि जो हम देख रहे हैं कि ये पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो क्रिएट कर रहे हैं बच्चे बड़े, ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय बनता जा रहा है, एक लाइफस्टाइल बनता जा रहा है। तो इसमें हम देखें तो कुछ देशों ने कुछ कदम उठाए हैं। फिनलैंड को देख लीजिए, तो उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली में जो डिजिटल लिटरेसी है उसको काफी तवज्जो दी है, काफी महत्व दिया है। तो वो एक तरफ से आप शिक्षा के स्तर पे, सामाजिक समुदाय के स्तर पे इस विषय पे काम कर सकते हैं। रश्मिका मंदाना से जुड़े डीप फेक वीडियो के विवाद के बाद केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अप्रैल 2023 में जारी आईटी नियमों के मुताबिक सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए यह कानूनी बाध्यता है कि वो किसी भी यूजर द्वारा गलत जानकारी को पोस्ट ना होने दें, और अगर कोई यूजर या सरकार उसकी शिकायत करती है तो गलत जानकारी को 36 घंटे में हटाना सुनिश्चित करें।
अगर प्लेटफॉर्म इस पर अमल नहीं करते तो उनके खिलाफ नियम 7 लागू होगा और उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत प्रभावित व्यक्ति द्वारा केस किया जा सकता है। डीप फेक सबसे ताज़ा है और ज़्यादा खतरनाक है, जो दुष्प्रचार से भारी नुकसान कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इनसे निपटना जरूरी है, ये उनका बयान है, राजीव चंद्रशेखर। इस बीच केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वो कानून याद दिलाया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ऐसे डीप फेक्स के दुरुपयोग पर होने वाली सजा से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 के सेक्शन 66D का जिक्र किया है। इस सेक्शन के तहत कोई भी अगर किसी संचार उपकरण यानी कि कम्युनिकेशन डिवाइस या कंप्यूटर के जरिए किसी की पहचान बदलकर धोखा देता है तो उसे 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन क्या यह कानून प्रभावी तरीके से लागू हो रहा है या लागू किया जा सकता है या इसमें खामियां हैं? मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। अब आप तमाम अपने वीडियो पर कार्टून जैसी शक्ल बना लेते हैं या फिर कैट बन जाते हैं या फिर उस पर कुछ लिख देते हैं, या आप किसी और की फ़ोटो के साथ भी कर सकते हैं कि उसको आप ये मजाक के तौर पर तो असमय बूढ़ा दिखा दिया या बच्चा दिखा दिया, ये सब होता है ना। अब क्या वो इस कानून के अधीन आएगा? फ़र्ज़ कीजिए कोई बुरा मान जाए तो फिर आप जेल जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको लेकर के भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके का कानून है और उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही किस तरीके से हो, या कानून उस तरीके का प्रभावी है जो कि फर्क कर सकता है इन दोनों चीज़ों में। विराग गुप्ता लॉ एक्सपर्ट हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट, इसके बारे में बता रहे हैं। जो इंटरनेट की जो दुनिया है, इस दुनिया में पिछले 20-25 सालों में एक कई मंजिल की एक बिल्डिंग बन गई है और डीप फेक उसी का एक बहुत बड़ा विस्तार है। जब तक हम उस बिल्डिंग को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कानून के दायरे में नहीं लाएंगे तो जो डीप फेक की दुनिया है उसके रेगुलेशन को करना मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक जड़ को आप नहीं पकड़ेंगे। और इस जड़ के 4 पहलुओं को समझना जरूरी है। पहला ये है कि जिन कंपनियों के प्लेटफॉर्म पे डीप फेक का सर्कुलेशन होता है, जैसे कि फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है या दूसरे प्लेटफॉर्म है, इन कंपनियों को कानून की भाषा में इंटरमीडियरी कहते हैं और भारत में आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत उनको कानूनी छूट प्राप्त है। इसलिए वो सेफ हार्बर की वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मंत्री महोदय जिस बात के बारे में बोल रहे हैं कि इन कंपनियों की कानूनी जवाबदेही है और 36 घंटे के भीतर इन्हें आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना चाहिए, उसमें एक पेंच ये है कि ये कंपनियां जब भी आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की बात आती है तो वो कहती हैं कि या तो सरकार का आदेश आए और या फिर जो कोर्ट का कोई आदेश आए। इसके लिए 10 साल पहले गोविंदाचार्य मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन कंपनियों से कहा था कि आप अपने शिकायत अधिकारी को नियुक्त करें, लोग उसके टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें, ईमेल में संपर्क करें और ये कंपनियां सीधे उसके शिकायत का बहुत जल्द निवारण करें। और इस वजह से एक मैकेनिज्म होने के बावजूद भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है, ये एक बात है। दूसरी बात, भारत में जो बच्चों के डिजिटल बालिग होने का कानून है उसे सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। कानूनन 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो नाबालिग होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। अमेरिका में ये उम्र 13 साल से कम है, 13 से 16 साल के बीच में अमेरिका में जो अभिभावकों के संरक्षण में बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भारत में 35-40% बच्चे गैर कानूनी तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन कंपनियों को पता है, लेकिन ये कंपनियां मुनाफे के लिए उस पर रोक नहीं लगाती हैं। ये समस्या का दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि भारत में इस बारे में कोई इफेक्टिव रेगुलेटर नहीं है। अब हर आदमी तो मंत्रालय या मंत्री या पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं जा सकता है। और उसमें एक समस्या ये है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार जो राज्यों के पास पुलिस और व्यवस्था का अधिकार है, जबकि केंद्र सरकार के पास साइबर सिक्योरिटी का अधिकार है। राज्य और केंद्र के बीच में सही तालमेल नहीं होने से जो अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय जो साइबर और एआई के जो ये ठगों के जो अड्डे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।